जी, हम चल रहे हैं, बता देते हैं 11-12 का हिस्ट्री चलेंगे, ठीक है? 11-12 हिस्ट्री चल रहा है, याद रखिएगा। और हिस्ट्री चल रहा है तो 80 क्वेश्चन, एक तरह से प्रैक्टिस सेट है, तो 80 क्वेश्चन जो आते हैं, वो हम करेंगे। इसी तरह अगर आपको ये पसंद आएगा, तो हम पूरे 120 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाएँगे, याद रखिएगा। जो 40 नंबर एक्स्ट्रा है, वो भी करवाएँगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किरण प्रकाशन बुक है, उसी से करवा रहा हूँ। जल्द ही इसे मॉडिफाई कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, एक अच्छे तरीके से। रहेगा किताब का ही, प्रकाशन का ही रहेगा, लेकिन अलग-अलग तरीके से रहेगा, ठीक है? तो चलिए 71 सवाल की बात करते हैं। 71 से ही है, याद रखिएगा 80 क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है? कौन-सा बात सत्य नहीं है? ये पूछ रहा है। भू राजस्व में वृद्धि, ये सत्य है। गुप्तचर प्रणाली का गठन, ये भी सत्य है। उपरोक्त में से एक से अधिक तो हो गया, समझिए ये भी सत्य है। लेकिन सैन्य अधिकारियों को जागीर प्रदान करना, ये असत्य है। और यही सत्य नहीं मतलब असत्य पूछ रहा था, तो यही होगा। जागीर प्रदान नहीं किया था, पैसा देने लगा था ये। चलिए 72 की बात करेंगे। 72 है वरीद कौन थे? तो वरीद कौन था? गुप्तचर था। सूचना अधिकारी या गुप्तचर अधिकारी बोल दीजिए, ठीक है? 73 सवाल की बात करते हैं। 73 है कि 1258 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने जो है खिलाफत को नष्ट कर, मतलब नष्ट भी कर दिया और करते हुए खलीफा की हत्या भी कर दी। हत्या करके क्या बोला कि खिलाफत हट गया, खिलाफत हटाइए, अब खिलाफत नहीं रहेगा, खलीफा कोई नहीं रहेगा। वो करने वाला और कोई नहीं, हलाकू खान था। लेकिन हलाकू खान बोलते हैं, पूर्णतः नाम इसका हलाकू खान, कहीं-कहीं हलाक भी दे देता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए थोड़ा-सा इस शब्द में उटपटांग मैंने किया है। 74 सवाल है कि के विरोधी रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो इसमें से देखिए, कोई नहीं था, ये था निजामुल मुल्क जुनैदी। ये जो था, ये नेतृत्व कर रहा था। समझ गए? तो दूसरा इसका सही होगा। चलिए 75 सवाल है। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? तो इक्ता प्रथा शुरू करने वाला कौन था? इल्तुतमिश था, इसी का नाम जाता है ना? चलिए आगे बात करते हैं। 76 सवाल की बात करें। इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? मतलब ये क्यों सत्ता ग्रहण किया? इसका कोई तो पर्पस होगा। तो यह ऐबक का दामाद भी था, ये तो बात है। यहाँ पे बल प्रयोग करके सत्ता ग्रहण किया था, ये भी आधार है। दिल्ली के तुर्क अमीरों को जो है, अमीरों का समर्थन भी था इसका, तो मतलब उपरोक्त में से अधिक होगा, ठीक है? सबका सपोर्ट था इसको, क्योंकि इल्तुतमिश जो है अलाउद्दीन ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसको उत्तराधिकारी बनाया था। 77 सवाल है। महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व जो है किसने किया था? महमूद गजनवी को परास्त करने के लिए राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था, बता दीजिए। तो वो और कोई नहीं, आनंदपाल का पुत्र था त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल था, याद रखिएगा। तो ये दूसरा सही है। चलिए 78 की बात करते हैं। 78 है मोहम्मद गौरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो मोहम्मद गौरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक अगर पूछा जाए, तो हम बताएंगे वो हमारे पृथ्वीराज चौहान हैं। पृथ्वीराज चौहान क्यों है? क्योंकि 1191 में जीते थे, लेकिन 1191 मतलब 92 में 1192 में इन्हें हरा दिया गया था, क्योंकि छल हो गया था और हार का कारण हो गया। 79 है महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय आए विद्वान जो है अल बरूनी ने जो है किस महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना किया था? तो अल बरूनी जो आया था, वो महमूद गजनवी के समय आया था। तो किताब उल हिंद जो है लिखा था, याद रखिए। रेहला किसी और का है, देखिए किताब उल हिंद किसी और का है। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलें। 80 प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेनानायक कौन था?
पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेनानायक कौन था? अगर आपसे पूछे तो हम बताएंगे सदाशिवराव भाऊ थे। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए 81 सवाल बहुत अच्छा है। हनूज दिल्ली दूर अस्तर, मतलब अभी दिल्ली दूर है, किस सुल्तान से संबोधित कथन है? मतलब ये जो चिश्ती जो हैं, निजामुद्दीन औलिया, उन्होंने ही बोले थे कि अभी दिल्ली दूर है भाई, है ना? तो किसके लिए बोला गया था? तो ये बोला गया था गयासुद्दीन तुगलक के लिए बोला गया था। चलिए 82 की बात करेंगे। किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो कौन ऐसा सुल्तान था जिसने खलीफा घोषित किया? तो और कोई नहीं, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था। ठीक है, याद रखना है, स्वयं को खलीफा घोषित किया था। ये प्रथम शासक बन गया था ये। 83 निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत में मुस्लिम प्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ हुआ था? मतलब अगर देखा जाए शासन का जो कब्जा होता है ना, कब्जा हुआ, ये इल्तुतमिश के समय ही हुआ था। ये कहने वाला राय प्रसाद त्रिपाठी थे, राय प्रसाद त्रिपाठी। चलिए 84 सवाल है कि दीवान ए मुक्त खराज विभाग की स्थापना की गई थी। दीवान ए मुक्त खराज विभाग की स्थापना की गई थी, बताइएगा। 84 का जवाब दीजिए। तो ये दीवान ए मुक्त खराज की जो है करों के लिए, याद रखिएगा, बकाया लगान की वसूली के लिए ये बनाया गया था, स्थापना किया गया था। आगे चलेंगे, 85 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 85 क्या है? कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन, कला इतिहासकार जो पर्सी ब्राउन है, ने किस काल में मकबरा, मतलब मकबरों का काल संबोधित किया है? मतलब मकबरों का काल कहा है, किसके समय में? गुलाम वंश में? किस काल में, बताइए। तो देखिए सैयद और लोदी वंश के काल में, मतलब कि दिल्ली सल्तनत के समय में ही कहा गया है। ठीक है, 86 सवाल है। 86 सवाल है, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज से संबोधित था? आर्य समाज से संबोधित थे, वो थे एनिवेशंस। कौन थे? एनिवेशंस। आर्य समाज के संस्थापना या स्थापना जो किए थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती के थे, 1875 में किए थे। ठीक है, और इसका 1877 में 2 जगह मुख्यालय बना था, जिसमें एक जगह का ये बनी थी एनिवेशन, इसलिए इनका नाम आता है। चलिए 87 है, तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित था? तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित था, बताइए। 87 का सवाल का जवाब दीजिए। तो ये देखिए तत्वबोधिनी जो है ब्रह्म समाज में ही शामिल होने होने से ये हुआ था, फेमस हुआ था, याद रखिएगा। और इसके देवेंद्र नाथ जो है कलकत्ता में 1839 में जो है किए थे, याद रखिएगा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किए थे। ठीक है, तो तत्वबोधिनी पत्रिका का जो हुआ था ये ब्रह्म समाज से संबंधित था, देवेंद्रनाथ टैगोर इसके किए थे कलकत्ता में, याद रखिएगा। चलिए 88 की बात करें, कॉमनवेल। देखिए कॉमनवेल पत्र है, कॉमनवेल या कॉमनवेल भी बोल सकते हैं, पत्र से निम्नलिखित में से जो है किसका संबंध था? तो कॉमनवेल्थ से एनी बेसेंट का ही संबंध था, ये ध्यान रखिएगा। और न्यू इंडिया भी पत्रिका जो है इन्हीं से संबंधित है, याद रखिएगा। किनसे? एनी बेसेंट से। चलिए 89। 89 क्या है? टोटल 120 क्वेश्चन, मतलब 150 क्वेश्चन तक होंगे। सन 1918 में भारतीय उद्योग आयोग को अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? मतलब 1918 में भारतीय उद्योग आयोग आया, उसको अलग से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, तो बताइए इसमें किन की भूमिका है? तो आशुतोष मुखर्जी का भूमिका इसमें ज्यादा है, याद रखिए। देखिए यहाँ पे है त्रिपुरा या त्रिपुरी भी बोला जाता है, जहां सन 1939 में विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, वो कहाँ स्थित है, बताइए। मतलब कहाँ हुआ था? तो देखिए त्रिपुरा जो है, जिसे त्रिपुरी बोलते हैं, वहां पे सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष बने थे, याद रखना है। और ये जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है त्रिपुरी, याद रखिएगा, वहीं पे हुआ था ये। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, है ना? सुभाष चंद्र बोस ही थे ना, कि कौन थे बताइए? वही थे। और गांधी जी के बीच विवाद भी हुआ था, याद है ना?
असहयोग आंदोलन के समय किस नेता ने अपनी अत्री संपदा वकालत छोड़ दी थी? मतलब जो वकालत सीखे थे, वो असहयोग आंदोलन के समय छोड़ दिए थे। तो वो छोड़े थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, 92 है, सन 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था? सन 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था? बताइए। तो वो है महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान के काबुल नगर में दिसंबर 1915 में अंतिम भारत सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 93। निम्नलिखित में या निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना? कौन कभी नहीं बना? तो वो बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बने। बाल गंगाधर तिलक जो हैं कभी नहीं बने थे। देखिए, देखा जाए तो मोतीलाल नेहरू बने हैं, गोपाल कृष्ण गोखले बने हैं, महात्मा गांधी बने हैं, बेलगांव आप पढ़े हैं 1924 में। मोतीलाल नेहरू बने थे अमृतसर, याद रखिएगा। 94 है कि सन 1856 में बोलिए या 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो कौन उत्तरदायी माने गए, मतलब कौन थे जिन्होंने ये शुरू किए? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आता है, याद रखिएगा। और एक्ट भी था 1856। चलिए बाबू कुंवर सिंह के बारे में पढ़ेंगे। 95 सवाल है, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? तो अंतिम लड़ाई इनका था अप्रैल 1858। इनका अंतिम लड़ाई था किनका? बाबू कुंवर सिंह का। बिहार के जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह जो थे, आरा में जो है 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किए थे, जो कि 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु बताई जाती है। ये अंतिम था। चलिए 96 सवाल की बात करेंगे। 96 है, निम्नलिखित में से रंजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? तो रंजीत सिंह किस मिशन से संबंधित है? एनसीईआरटी आधारित है, तो ये थे सुकर चकिया मिशन से संबंधित है, जो कि पंजाब से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए 97 सवाल की बात करेंगे। सन 1891 मतलब 1891 के एज ऑफ कंसेंट कंसेंट एक्ट क्या था? कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? तो ये जो एक्ट आया था 1891 में, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, कंसेंट एक्ट है ऐसे, या कंसेंट एक्ट भी बोल सकते हैं। तो ये था 12 वर्ष। क्या था? 12 वर्ष। अब आ जाइए 98 सवाल है कि राष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किसने दी थी? तो राष्ट्र में प्रार्थना समाज की जो प्रेरणा है, मोटिवेशन किनके अनुसार दिया गया था? तो देखिए यहाँ पे केशव चंद्र सेन का भी नाम आता है, महादेव गोविंद रानाडे का भी नाम आता है, याद रखिएगा। तो इसमें डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा का भी नाम आता है, क्योंकि 1867 1867 मुंबई में यह प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसके अग्रणीय नेता भी पूछ देता तो जी.आर. भंडारकर बता दिएगा, भंडारकर बता देंगे। तो इसमें से उपरोक्त में से सभी आंसर होंगे। किरण प्रकाश ने सिर्फ इन्हें दिया है महादेव गोविंद रानडे को। अगर 4 ऑप्शन में रहता तो हम इन्हें प्रथम देते, सेकंड इन्हें देते, मानते हैं। लेकिन जब दिया हुआ उपरोक्त में से एक से अधिक, तो उपरोक्त में से एक से अधिक टिक लगाएंगे। 99 प्रश्न है, सलाइवा की संधि का मुख्य परिणाम क्या था? तो सलाइवा की संधि का मुख्य परिणाम क्या था, ये बता दीजिए। 99 प्रश्न का जवाब देंगे। तो ये है हमारा मराठों के साथ 20 वर्षों की शांति की बात कही गई थी, लेकिन बाद में टूट जाता है। तो ये 1782 में ये सलाइवा की संधि हुई थी, अंग्रेज और सिंधिया के बीच हुई थी, याद रखिएगा, जिसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। और इस बीच में बताया गया था कि जो जो विदित क्षेत्र है उसे लौटा दिया जाए और एक दूसरे के बीच बॉन्ड बनाया जाए, 20 साल तक शांति का प्रस्ताव हो। लेकिन ऐसा होना मुश्किल है, अंग्रेज को खटकेगा ना। 100वां प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली वस्तुओं में प्रमुख निम्न में से कौन सी थी? बताइए। 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाला वस्तु जो था वो था सोरा। सोरा बहुत इंपॉर्टेंट था, और भी था, लेकिन सोरा बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, याद रखिएगा। सोरा एकदम समझिए कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऐसे रेशम के कपड़े भी होते थे,
सोरा नहीं रहता तो रेशम के कपड़े टिक लगाते। 101 प्रश्न है, अंग्रेज की दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था? बताइए। जब अंग्रेजों को दीवानी मिल रहा था, उस समय बंगाल का नवाब कौन बना था, ये बता सकते हैं? तो देखिए, 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम से जो है इलाहाबाद की प्रथम संधि की थी। इसके अनुसार मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी थी। समझ गए? सौंप दिया गया था। तो याद रखिएगा कि सौंपते ही क्या हुआ, फरमान जारी हो जाता है। तो बादशाह शाह आलम ने, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन देना चाहिए था। लेकिन याद रखिएगा, जब ये दीवानी बना था तो उस समय मीर कासिम था। आंसर इसका मीर कासिम आंसर सही होगा। ठीक है, ऐसे नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो मीर कासिम को टिक लगा दीजिएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। देखिए, यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए 5वां ऑप्शन नहीं होता, उपरोक्त में से कोई नहीं, तब हम तीसरा सही लगाते थे। लेकिन यहाँ पे जब उपरोक्त में से सही है, तो मतलब कोई नहीं है, तो यही होगा, क्योंकि उस समय जब दीवानी की बात हो रही थी, तो उस समय नजमुद्दौला था, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, आगे बढ़ जाएंगे। यही कि प्रकाशन थोड़ा-थोड़ा करता है मिस्टेक, ये ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो चलता हूँ, आप फास्ट करके देख लीजिएगा। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था निम्न में से किसने लागू की थी? तो हम जानते हैं द्वैत शासन व्यवस्था लागू करने का काम है क्लाइव का, लेकिन हटाने का काम है वारेन हेस्टिंग का। तो हटाने का बात करता तो वारेन हेस्टिंग टिक लगाते। चलिए, अगर मान लीजिए 103 प्रश्न की बात करें, सम्राट जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो कितने वर्ष तक रहा था? तो इसमें वर्ष जो बताया गया है 3 वर्ष बताया गया है, ये सही वर्ष है। ठीक है, 3 वर्ष है। 1615 से लेके 19 तक बताया गया है, याद रखिए। ऐसे 4 वर्ष हो जाते हैं, लेकिन 3 ही वर्ष होगा, 18 तक ही रहा था। 104 प्रश्न है, देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा स्मॉल कर देते हैं। यहाँ पे 104 प्रश्न है, विवेकानंद और थियोसोफिक सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त समानता था। सामान्यता बोलिए या समानता है? समानता है। निम्न में से कौन सा विचार जो है थियोसोफिक सोसाइटी के विचारों से मिलता है? इसमें से कौन सा विचार है जो कि विवेकानंद और थियोसोफिक सोसाइटी से मिलेगा? बताइए। तो देखिए, इसमें जो है आपका उपरोक्त में से अधिक होना चाहिए। समझ गए? देखिए, इसमें क्या है कि ये तंत्र और विचारी पर विश्वास करते थे? नहीं, ये भी गलत है। तो उपरोक्त में से अधिक तो होगा नहीं। ये होगा उन लोगों को या उन लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत करते थे। यही सही है और कुछ नहीं। क्लियर है? चलिए, 105 प्रश्न क्या है? अस्पृश्यता के विरुद्ध पहली बार आवाज उठाने वाले राष्ट्रीय नेता थे। तो राष्ट्रीय नेता कौन थे बताइए? तो उनका नाम पहला आता है ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले बोलिए या ज्योतिबा राय फूले बोल दीजिए, याद रखेंगे। और इनकी भूमिका बहुत अच्छी है। और ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, वहीं महाराष्ट्र में ही शुरू हुआ था, याद रखिएगा। और ये 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। और गुलामगिरी जो है, गुलामगिरी सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, सत्यशोधक समाज जैसे पुस्तकों का भी गठन किए थे। याद रखिए, गुलामगिरी लिखे थे 1872 में, याद रखना है। जो चलिए, 106 प्रश्न है कि लॉर्डर कर्जन के प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया। इस कानून का उद्देश्य क्या था बताइए? इस कानून का उद्देश्य बस यही था कि राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों को राष्ट्रीय चेतना जागृत की, प्राचीन भारत के गौरव चिन्हों को सुरक्षित किया जाए, ऐतिहासिक शोध का अग्रसर करने की प्रेरणा दी जाए। मतलब उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। समझ गए? यही कर्जन का सिद्धांत था। आगे चलेंगे। 107 प्रश्न क्या है? 107 प्रश्न है, किन राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम जो है निकास सिद्धांत मतलब ड्रेन थ्योरी दिया था? तो किसने दिया था? तो हमारे दादा भाई नौरोजी ने दिए थे ड्रेन थ्योरी। बस इतना ध्यान रखिए, इतना छोड़िए क्वेश्चन को। चलिए, 108 प्रश्न है। 1907 ईस्वी में द्वितीय इंटरनेशनल, ठीक है, द्वितीय इंटरनेशनल के स्टूअर्ड कांग्रेस में, स्टूअर्ड या स्टूगार्ड भी बोलते हैं, कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था बता दीजिए। 108 प्रश्न की बात करेंगे तो ये मैडम जी कामा का नाम आता है, मैडम कामा आता है। चलिए, 109 प्रश्न है। 109 प्रश्न है, राष्ट्रगीत
वंदे मातरम का पहली बार गायन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था ये बता दीजिए 109 प्रश्न का। तो वो है उपरोक्त में से कोई नहीं होगा इसमें, क्योंकि वंदे मातरम जो गाया गया था वो गया अधिवेशन में नहीं गाया गया था, याद रखिएगा। ये गाया गया था 1896 में गाया गया था। ये भी कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे स्वर दिया था, याद रखिएगा। चलिए 110 प्रश्न है कि प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई? मतलब प्रांतीय स्वायत्तता की बात करें, मतलब भारतीय शासन अधिनियम जो पारित हुआ वो कब हुआ? तो 1935 में। मतलब भारतीय शासन अधिनियम कब आया? वो हमारा ही है ना। स्वायत्तता मतलब कि स्वयं, प्रांतीय स्वायत्तता हमारा अधिकार है ना, तो यही है। तो 1935 मतलब भारतीय शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया और प्रांतीय स्वतंत्रता मतलब श्वेत अपना लिया गया और 11 प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी, जिनमें से 6 प्रांत में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। अब मतदाताओं की संख्या में वृद्धि की गई, याद रखिएगा। 65 लाख से बढ़कर 3 लाख, जो 3 करोड़ कर दिया गया था, याद रखिएगा, जो कि मददगार दे सकते हैं वयस्क। ये बात कही गई थी। अब चलते हैं 111वें प्रश्न की बात करें। 111वां प्रश्न है कि 1909 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया? कौन सा परिवर्तन किया गया 1935 में? ऐसे भी आप जवाब दे सकते हैं, बताइए। इसका तो सबसे बड़ा कारण हो सकता है। तो देखिए बात है ना कि 1909 के भारत सरकार अधिनियम में कुछ परिवर्तन हुए, जिसमें से आपका सबसे पहले है 1 मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। यहीं से फुट डालो वाला नियम होने लगा था। समझ गए? और भी हुए थे, ठीक है, लेकिन अभी हमको यहीं पे ध्यान रखना है। चलिए आगे चलेंगे। 112वां प्रश्न क्या है? 112वां प्रश्न है सिविली नुमानी, ठीक है, सिविली नुमानी 1914 ईस्वी तक जीवित थे, बताया जाता है। मतलब 1857 से लेकर 1914 तक इनका समय काल बताया जाता है। सिविली नुमानी का तो देवबंद मदरसे के समर्थकों में थे ये। तो देवबंद मदरसे के समर्थक के रूप में ये जुड़े हुए थे। उनके संबंध में जो है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वे सैयद अहमद खां के अंग्रेजों के प्रति जो है प्रेम या भक्ति को उचित मानते थे, ये जो है असत्य है। ठीक है, असत्य है, ये सत्य नहीं माना गया है। वे लोकतांत्रिक होने के साथ साथ समाजवादी में विश्वास रखते थे। यही हम लोग का सबसे बड़ा कमजोरी है कि हम लोग को यही सब पढ़ाया गया है। हम लोग के महाराणा प्रताप, अशोक, बहुत सारे महारथी का तो किताब में चर्चा ही नहीं है। क्यों? अनुचित के लिए चलता है। तो ये ध्यान रखना होगा हर जगह पे। कोई भी संस्था हो उस पर निगरानी अवश्य होनी चाहिए सरकार की। 113 प्रश्न क्या है? हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगम है। मैं अब देखिए मुस्लिम जो है मेरी लाडली बेगम है। मतलब हिंदू और मुस्लिम दो मेरी बेगम है भाई। हाँ, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है। बेगम क्यों? यह कथन निम्न में से किसका है? बताइए। तो ये जो है बैमफील्ड फुलकर का है। फुलकर मतलब सोचिए, मतलब और कुछ नहीं बन सकता था। दोस्तों, भाई बहनों, हैं बेगमें बनेगा। गजब सोच है। चलिए, लेकिन अब इस पे विरोध नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग को लगेगा कि मैं थोड़ा-सा विरोधी कर दूँ। विरोधी नहीं, बात है शब्दों का देखिए खेल। आप खुद सोचिए कि उचित-अनुचित क्या है? 114 प्रश्न है सर सैयद अहमद खां महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा के विरोधी थे। तो सर सैयद अहमद खां महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा के विरोधी थे। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण उनसे असंबद्ध था? बताइए। सर सैयद अहमद खां महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा के विरोधी थे। निम्नलिखित में से कौन दृष्टिकोण उनसे असंबद्ध था? बताइए। 114 प्रश्न की बात करेंगे तो ये है तीसरा, वे बहु विवाह को तर्क संगत मानते थे। ठीक है, वे बहु विवाह को तर्क संगत मानते थे, याद रखिएगा। यही सब पढ़ने को मिलेगा तो क्या होगा। 115वां प्रश्न है किस युद्ध में जो है बाबर ने जिहाद का उल्लेख किया है? तमगा नामक कर समाप्त किया एवं युद्ध परांत विजयी होकर जो है गाजी की उपाधि धारण की थी। तो किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उल्लेख किया? और
स्तंभ का नामक कर समाप्त कर दिया। युद्ध जब हुआ था, युद्ध उपरांत बोलिए विजयी होकर गाजी का उपाधि धारण किया था। तो कौन-सा किस युद्ध में ऐसा जो है जिहाद का उल्लेख किया, तमगा का उल्लेख किया, गाजी का किया बताइए? तो ये है खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध जो है 1527 में हुआ था, याद रखिएगा। 116 प्रश्न है, तो थोड़े से मॉडिफाई करना चाहिए किताब को। एक ही किताब को पढ़ते-पढ़ते आदमी बोर हो जाता है। अब थोड़ा लाना चाहिए जो कि कहानी बहुत लोग नहीं सुने, उस कहानी को लाना चाहिए। राष्ट्रवादियों ने जो है बम्बई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग किया था। गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग किया था, बताइए 116वां प्रश्न का। तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में। चलिए 117 प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारण था? असंतोष का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारण था? तो ये इसका बहुत सारे कारण थे। 2 कारण तो मुख्य रूप से माने जाते थे, है ना? तो ईसाई धर्म प्रचारों में बढ़ती गतिविधि, ये थोड़ा-सा ये हमारे लिए बहुत दिक्कत था, तो इसलिए यही सही होगा हमारा, ठीक है? और दूसरा था कि 1856 में धार्मिक जो है धार्मिक पे एक अधिनियम ला दिया, ईसाई धर्म ग्रहण करिए, अन्यथा पैतृक संपत्ति को अब छीन लिया जाएगा। इस तरह का बहुत सारे आए थे। 118 प्रश्न है कि निम्न कथन किसका है? याद रखिए, जिसने धर्म के विरोध खड़ा हुआ है, उसका स्वयं विनाश हुआ है। याद रखिएगा। निम्न निम्न कथन है किसका है कि अधिग्रहण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख है तथा इसे अस्वीकार करने वाले हिंदू उनसे ज्यादा मूर्ख है। अस्वीकार करने वाला, ये किसका कथन है बताइए? 118 प्रश्न की बात करेंगे तो ये है मोहम्मद अली जिन्ना का। यही गलती है मोहम्मद अली जिन्ना का। मेन खिलाड़ी तो यही है। 119 प्रश्न है, कांग्रेस का जन्म सेफ्टी बल्ब के रूप में हो रहा है। निम्न में से किसका कथन था? बताइए। कांग्रेस का जन्म जो है सेफ्टी बल्ब के रूप में हो रहा है। निम्न में से किसका कथन था, ये बताइए। दूसरा प्रश्न है वेडर वर्ण। वेडर वर्ण होता है, याद रखिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग का जवाब हो एकदम मस्त हो। भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहां हुआ? बताइए। भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहां हुआ था, ये बताएंगे। तो ये हुआ था 1885 में बम्बई कपड़ा मिल से हुआ था। ठीक है, कपड़ा मिल में हुआ था, याद रखेंगे। आगे है 121 प्रश्न है, पूर्व पाषाण युग के लोग का प्रमुख उद्यम क्या था? पूर्व पाषाण के लोग का बताएंगे। तो पूर्व पाषाण काल के लोग जो है शिकारी और खाद्य संग्रह करते थे। तो शिकारी करते थे और खाद्य संग्रह करते थे, मतलब उपरोक्त में से एक से अधिक कर दीजिए आप। तो ज्यादातर इसमें आपको अगर सही एक्यूरेट आंसर लगाना है तो कृषि नहीं था, पशुपालन भी मान सकते थे, लेकिन आप यहाँ पे एक लगा दीजिए, ज्यादा बढ़िया। शिकार थे, शिकार करते थे, बात कर। ठीक है, यहाँ पे कृषि पशुपालन और भी रहता ना तो हम और भी टिक लगा देते, अभी उसी पर। 122 प्रश्न क्या है? मत एनसीईआरटी मानता शिकार है, इसलिए मैंने नहीं लगाया, नहीं तो उपरोक्त से अधिक होता सही। मध्यपाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? बताइए, मतलब क्या था मध्यपाषाण काल के लोग का मुख्य विशेषता क्या था, बताइए। तो देखिए, मध्यपाषाण काल की अगर बात करें तो पूर्व पाषाण का तो शिकार शिकार करना था, तो मध्यपाषाण में भी एनसीईआरटी के तहत बताइए। तो पत्थर का हम उपयोग करते थे, तो लघु पाषाण का जो है लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करते थे हम लोग, है ना? यही आंसर होगा और कुछ नहीं होगा। चलिए 123 प्रश्न आ जाइए। क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित था? बताइएगा। सत्य है या असत्य हो सकता है, बताइए। तो देखिए, नवपाषाण काल में जो है महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कृषि का कार्य प्रारंभ हुआ था, पशुपालन शुरू हुए थे। तो ये असत्य है मिट्टी के बर्तन वाला, ठीक है? और जब नवपाषाण हुए थे तो कृषि का कार्य प्रारंभ हुआ था, पशुपालन विकास हुआ था, पत्थरों के औजार हुए थे, पॉलिशदार हुए थे, ये सब होते थे, ठीक है? मिट्टी के बर्तन वाला कोई बात नहीं कही गई। 124 प्रश्न है कि चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? किस स्थान से प्राचीनतम उल्लेख मिला है? तो देखिए, बेलन घाटी के कुछ महत्वपूर्ण जगह है जिसमें नवपाषाण कालीन स्थल है, जिसमें कोली कोलिड हवा कोलिड हवा बोलिए या कोल्डी हवा भी बोल सकते हैं, जो कि तीसरा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक आपका और नाम आता है, ठीक है, और 2-3 नाम आते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें और कोई नाम सही नहीं है, बस आपको कोल्डी हवा या कोली
कोलीन हवा भी बोल सकते हैं। नाम अलग-अलग दे देता है, बस ध्यान रखना है। आगे चलेंगे 125 प्रश्न है, प्राचीन भारत में कृषि का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है? प्राचीनतम उल्लेख मिलता है हमारा कहाँ से? बताइए। यहाँ पे देखिए यारी नहीं है, बारी है। ठीक है, बारी है। ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी में बारी लिखा हुआ है। बताएँगे। तो बता दीजिए। तो हम देखते हैं कि 125 के अनुसार क्वेश्चन कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जाइएगा ना, वहाँ पे नवपहचान स्थल में मेहरगढ़ एक जगह है। वहाँ पे कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मिला है। तो मेहरगढ़ टिक लगा दीजिए। पहले सब एक ही था, भारत में ही था। चलिए, प्रांत में बटा हुआ था। 126 प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन-सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन-सी थी? तो वो था, तुक में से कोई नहीं। मोहनजोदड़ो का महल कुंड, मोहनजोदड़ो का स्नान, ठीक है? या अन्नागार, हड़प्पा का नहीं है, मोहनजोदड़ो का ही अन्नागार है, ठीक है? या निम्नलिखित में से एक सही। तो देखिए, बात यहाँ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार है। तो यहाँ पे हड़प्पा दिया है, इसलिए इसमें कोई नहीं होगा, ठीक है? तो 5वां प्रश्न यहाँ 127 प्रश्न है कि मोहनजोदाड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? तो राखाल दास बनर्जी ने की थी। राखाल दास बनर्जी ने कब की थी? 1922 में की थी। राखाल दास बनर्जी को ही आरडी बनर्जी बोला जाता है। आरडी बनर्जी बोला जाता है। अब चलते हैं 128 सवाल है कि किस काल से जो है स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम जो है संदर्भ मिलता है? तो सिंधु सभ्यता से मिलता है। सिंधु सभ्यता मतलब हड़प्पा काल दिया हुआ है, तो हड़प्पा काल आंसर होगा। यहाँ पे मोहनजोदड़ो होता तो भी आंसर होता। चलिए 129वां प्रश्न की बात करेंगे, तो सिंधु घाटी के समान में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित है, मतलब चिन्ह से संबंधित है? तो देखिए गज, घोड़ा, सिंह ऐसा कुछ नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे वृषभ जो है पशु शक्ति था, उसका प्रतीक चिन्ह से संबंधित होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं था, इसलिए हटा दीजिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए एनसीईआरटी को छोड़ दें, तो अगर देखा जाए तो इसमें देखिए गैंडा, बाघ, ठीक है, बाघ है, सिंह का कोई वैल्यू नहीं दिया है, घोड़ा का नहीं दिया, गज का दिया, गज माने हाथी होता है, तो हाथी का नाम आया था, इसलिए हाथी आप कर सकते हैं, लेकिन गज है तो ये भी छाट दीजिए। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगी। तो छाटने का गज के सिवा कोई ऑप्शन नहीं दिखता। तो इससे अच्छा है कि हम नहीं लगाएँगे, क्योंकि उसमें गज का मतलब हाथी के रूप में दिखा है, गज नहीं बोला था, ठीक है? और गज को अलग ढंग में भी बोला जाता है, तो उसको हम नहीं रखेंगे। हाथी यहाँ पे लिखा रहता है तो हम लगा देते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में जो है शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है? शूद्र शब्द का उपयोग किया गया है, बताइए। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है? बताएँगे? तो ये था 10वीं मंडल में किया गया है शूद्र शब्द का उपयोग। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में हुआ है, याद रखिएगा। 131वां प्रश्न की बात करते हैं। 131वां प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो राज्य की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख अगर पूछे किस ग्रंथ में मिलता है, आप बता सकते हैं। तो हम बताएंगे राजा के दैवी अधिकारों की घोषणा ऋग्वेद में हुई थी, ये हम जानते हैं। और ऋग्वेद के में हम मान गए, लेकिन इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं है। अब हम बताइए कि हम क्या लगाएं। तो ऋग्वेद अगर रहता तो हम लगाते, तो इनमें से कोई नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई आंसर नहीं होगा। याद रखिएगा, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही वरुण हूँ, ये शब्द था, याद रखिएगा। चलिए 132 प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल जो है क्या थी? उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी, बताइए। तो उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य पेशा हो गया था, याद रखिएगा। तो कृषि में, जिसमें आप कृषि हमारे लिए बहुत फेमस हो गया था, ठीक है? पशुपालन का महत्व बढ़ गया था, याद रखिएगा। तो कृषि मतलब गेहूँ और चावल का ज़्यादा महत्व बढ़ गया था, याद रखिए, गेहूँ और चावल का। चलिए 133 प्रश्न की बात करें, जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर, 13वें तीर्थंकर, 13वें यहाँ पे नहीं होने चाहिए थे, 23वें होने चाहिए था। 13वें कर दिया है 23वें, क्या कि 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ, याद रखिएगा। उनका जन्म स्थान कहाँ है, ये बताइए। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, ये बताइए। तो हम बताएँगे वाराणसी में। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। काशी, वाराणसी, याद रखिएगा। 134वां प्रश्न क्या है कि महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या था? महावीर की शिक्षा का जो विषय दिया गया था, मतलब जो विषय थे,
उसका नाम बताइए। तो वो थे, देखिए पारसनाथ ने भिक्षुओं के लिए 4 व्रत किए थे। अहिंसा, सत्य और चोरी ना करना, मतलब असत्य, और धन का संचय नहीं करना, धन को जमा नहीं करना। यही महावीर आए तो 5वां व्रत जोड़ दिए, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य जोड़ दिए थे, तो पंच महाव्रत किए थे ये, याद रखिएगा। इसलिए इनका नाम है इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए महावीर के जीवन काल में जैन का प्रथम विच्छेदक कौन था, बताइए। तो ये था जमाली। ठीक है, जमाली इनके दामाद थे, याद रखना। चलिए 136 प्रश्न। 136 प्रश्न है, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इनकी माता थी, याद रखिएगा, गौतम बुद्ध की। याद रखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित सारनाथ में ऋषि पतन मृगदाव में जो है अपना प्रथम उपदेश उन्हीं 5 साथियों के साथ दिए थे, याद रखिए। और गए छोड़ के जब चले गए थे। और याद रखना है, यशोधरा को दिए थे। प्रथम महिला कौन थी? यशोधरा। ये सही नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि यशोधरा नहीं थी, गौतमी थी। इनकी दूसरी माँ जो थी वो थी। महात्मा बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है प्रजापति गौतमी शामिल हुई थी, इनकी माँ शामिल हुई थी, याद रखिएगा। चलिए 137वां प्रश्न है, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश दिया गया है? तो हम बताएंगे सारनाथ में दिया गया था, 5 शिष्यों के साथ गए थे, ये हम जानते हैं। 138वां प्रश्न की बात करें, पशुपति संप्रदाय का मुख्य देव कौन थे? पशुपति संप्रदाय का मुख्य देव, तो हम बताएंगे लकुलीस नाम था, और नकुलीस, दोनों ने मिलकर किए थे। तो लकुलीस, देखिए लकुलीस नाम है, लूस कर दिया है, लीस, नहीं तो नल, या देखिएगा। और या आप उन्हें न, यहाँ पे नकुल बोल सकते हैं, नकु लीस बोल सकते हैं, नकुलिस या लकुलिस, याद रखें। चलिए 139वां प्रश्न की बात करेंगे। 139वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी शिल्पस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम क्या था? तो हम बताएंगे हेलेना नाम थी, मतलब हेलेना नाम था, थी, था, सॉरी, थोड़ा सा फनी करने के चक्कर में शब्दों के साथ खेल लेता हूँ, इसलिए आपको लगता होगा अजीब शब्द है, इन्हें नहीं आता है। तो ऐसा बात नहीं है, शब्दों का खेल है। किस शासक ने जो है पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था? 4 बौद्ध संगति हुए, जिसमें तृतीय बौद्ध संगति के बारे में पूछ रहा है। और तृतीय बौद्ध संगति का नाम सुनते ही अशोक का नाम याद आया होगा क्या? बताइए कि काला अशोक का नाम आएगा, किसका आएगा बताइए। तनिष्क जो था वो चौथा था, अब बिम्बिसार जो था हमारा प्रथम था। तो तृतीय कौन था बताइए? तृतीय हमारा कौन था? द्वितीय और तृतीय, तो द्वितीय हमारा अशोक था, और तृतीय कौन होगा बताइए। तो देखिए बात यहाँ है, बता देते हैं। तृतीय बौद्ध संगति जो है पाटलिपुत्रा में हुआ था, याद रखिएगा। और तृतीय बौद्ध संगति में अशोक था, का नहीं कि काला अशोक था। काला अशोक हमारा जो था द्वितीय बौद्ध संगति में था, याद रखिएगा। और ये मोगली पुत्र तीस जो थे वो अध्यक्ष थे, और अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित था। और तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। चलिए 141, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। लाइफ डिवाइन, तो लाइफ डिवाइन की बात करेंगे तो अरविंद घोष का नाम याद रखेंगे। पुस्तक क्रांतिकारी विचारधाराओं से अध्यात्म की ओर यात्रा करने का श्रेय जाता है अरविंद घोष को। ठीक है, इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, भवानी मंदिर, भवानी मंदिर न्यू, लैप्स फॉर ओल्ड, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये सब चीज है। ठीक है, चलिए 142वां प्रश्न की बात करेंगे। 142वां प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, बताइएगा। सम्राज्ञी कहिए, मतलब राजा, रानी नियुक्त किया गया था, सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था महारानी विक्टोरिया को, कब किया गया था बताइए। तो 1857, 1857 तो ऑप्शन में है नहीं, तो 1858 में बोल दीजिए, 1857 के क्रांति के बाद। ठीक है, यहाँ देखिए 143, मतलब 150, मतलब 1857 में तो क्रांति हो भी गया था, उसके बाद जब शांत किया गया तब बनी थी।
चलिए दक्षिण अफ्रीका में जो है किसने रंग भेद नीति के विरोध लंबा संघर्ष किया था? रंग भेद नीति का किए थे और ये चला था दक्षिण अफ्रीका में। बताएँगे? तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं इस ऑप्शन में होंगे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने रंग भेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था, याद रखिएगा। और उसी समय फिर प्रथम राष्ट्रपति 1994 में बने थे और उन्होंने 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था नेल्सन मंडेला को, ये भी ध्यान रखना है। चलिए 144 प्रश्न की बात करेंगे। ये प्रमुख राजनीतिक दल के नाम बताइए जिनका रूस की 1917 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, बताएँगे। दल को बताना है। तो बोल्शेविया की क्रांति और मेंशेविक पार्टी, ये इसका योगदान बहुत अच्छा रहा है रूस की क्रांति में, याद रखिएगा। चलिए 145 प्रश्न है। इज़राइल देश का निर्माण जो है किया गया था। इज़राइल देश का निर्माण क्यों किया गया था बताइए? 145 तो इज़राइल देश का निर्माण जो है यहूदियों के लिए किया गया था। इसकी राजधानी यरूशलेम है, याद रखिएगा। तो यहूदियों के लिए किया गया था, इसलिए इज़राइल वाले जो हैं कट्टर हैं, ठीक है? चलिए 146 प्रश्न है। इंडिया के लिए बहुत अच्छे हैं। कूटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था? कूटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था? तो उपरोक्त में से सभी अधिक होगा। कूटनिरपेक्ष के नेता बहुत लोग थे। 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन के द्वारा हुआ था। इसके संस्थापक नेता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर एवं मार्स टिटो, ये सब थे, याद रखिएगा। तो तीनों थे। 147 प्रश्न आ चुके हैं कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? बताइए। तो कूटनिरपेक्षता ये शुरू किए थे, याद रखना है। एक स्टोरी भी आप देखे होंगे कि जवाहरलाल नेहरू जब परमाणु बम बना था और जब पाकिस्तान में परमाणु बम बन रहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ही सूचना दे दिए थे और बहुत सारे रॉ के जो मेंबर थे वो मारे गए थे। उनकी सूचना के कारण पाकिस्तान को खोज कर मारा गया था और वो ये गलती बहुत बड़ी हो जाती है। ये सब ध्यान रखना पड़ता है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ ये बताइए? तो ये दिसंबर 1991 में हुआ था, याद रखिएगा। ये नहीं कि गलत है, ये हिस्ट्री रिपोर्ट बहुत सारे अलग-अलग किताब में देता है, तो ये भी सत्य देता है। ये सब ध्यान रखने वाली बात है कि किस इंसान से कौन-सी गलती कब हो रही है। जितने भी अच्छे व्यक्ति हों, गलतियाँ कहीं न कहीं हो जाती हैं, तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है। साम्यवादी चीन के वर्तमान में सर्वाधिक शक्तिशाली नेता कौन है? बताइएगा। साम्यवादी चीन के वर्तमान में सर्वाधिक शक्तिशाली नेता कौन है? ये बताइए। तो ये है हू जिनताओ। हू जिनताओ हैं, याद रखना है। ये पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। साम्यवादी चीन के सर्वाधिक शक्तिशाली नेता था। चलिए 150 प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति थे। अनिर्वाचित मतलब निर्वाचित नहीं थे, अनिर्वाचित थे, ठीक है? अनिर्वाचित बोलिए। अनिर्वाचित थे, तो वो थे हेनरी फोर्डर। फोर्डर या फोर्ड बोल सकते थे, ठीक है? 38वें राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 1974 से लेकर 1977 तक ही चला था, याद रखिएगा। ये हमारा जो है प्रैक्टिस सेट है हिस्ट्री 11-12 का है, याद रखिएगा। और 11-12 का है और जितने भी बीपीएससी टीआरई 4 किरण प्रकाशन का बुक है, उसी से पढ़ाया गया है। 80 क्वेश्चन जो हिस्ट्री का आया था वही है और 40 क्वेश्चन मैं और करा दूँगा, लेकिन ये पहला सेट है, आप इसे देखिए और बताइए कि किस तरह का लगा। तो इस तरह का मैं लाऊँगा, इसे मॉडिफाई कर रहा हूँ, जो कि एक पीडीएफ बना रहा हूँ अलग ढंग का, जो कि मैंने पोस्ट किया है पीडीएफ, उसी तरह का लाऊँगा, लेकिन उसमें आंसर नहीं होंगे, सिर्फ ऑप्शन क्वेश्चन होंगे और पिक्चर होंगे, ठीक है? तो आपको अगर पसंद आता है तो बताइएगा ज़रूर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कल वीडियो जो मिलेंगे थोड़े अलग तरीके से कोशिश करूँगा, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है वीडियो आने में, फिर लगातार आएँगे। और नए टीचर की भी बहाली इसमें हो रही है, जल्द हो रहा है, इसपे टाइमिंग भी बता दिए जाएँगे, सब कुछ बता दिया जाएगा और आपके लिए पीडीएफ टेलीग्राम पे हमेशा आएगा, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम सब पे आएगा, याद रखिएगा। जल्द इसका प्रमोशन भी मैं करूँगा अवश्य, जो आपके पास नोटिफ़िकेशन नहीं जा रहे हैं तो जाएँगे।